Hello dear students, welcome back you on this beautiful platform of JK Boss Foundation classes. I am your history teacher GM Mir, and today we are going to discuss some important questions that are going to be asked, in upcoming exams of state board exams. For chapter number 1 of history class 10th nationalism in Europe. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप का नेशनलिज्म, ठीक है, उस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम उनको वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं आज। सो डियर फ्रेंड्स, रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। सो लेट वी स्टार्ट, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट कहाँ से है? तो सबसे पहले बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की है वो है बेटा फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, चलिए बेटा, तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसे? सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जिसे बेटा नाम जिसमें बेटा हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन दिया गया है। जब आप अपनी बुक खोलोगे तो वहां पर बेटा एक पेंटिंग आपको मिलेगी, एक पेंटिंग आपको बेटा मिलेगी। वो पेंटिंग किसकी है बेटा? वो एक मशहूर पेंटर, याद रखिएगा मेरा बेटा, क्या? एक मशहूर पेंटर फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है, ठीक है, जिस पेंटिंग ने पूरे यूरोप की मोनार्कियल किंग या बेटा पूरे यूरोप की एरिस्टोक्रेसी को, पूरे यूरोप के सिस्टम को, उस वक्त के एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम को क्या कहेंगे, उसको हिला डाला था। वो पेंटिंग किसकी थी बेटा? वो पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो की थी। पिछले साल पूछा गया था ये क्वेश्चन कि ये जो फ्रेडरिक सोरियो है ये कौन था, ठीक है, या इसने क्या दिया था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था या इसकी पेंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था। तो सबसे पहले हम बेटा कहेंगे ये फ्रेडरिक सोरियो कौन था? एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, ठीक है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने सीरीज ऑफ पेंटिंग, याद रखिएगा बेटा, सीरीज ऑफ पेंटिंग क्या की थी? पेंट की थी। सीरीज ऑफ पेंटिंग इसकी आई थी, ठीक है, जिसमें बेटा स्पेशली बेटा ये 4 पेंटिंग्स थी, ये 4 प्रिंट्स थी बेटा, ठीक है, और वो विजुअलाइज कर रही थी, आइडिया दे रही थी, ठीक है, वो बेटा आइडिया ही नहीं दे रही थी, प्रिडिक्ट कर रही थी बेसिकली जो चेंजेस आ रही थी, चेंजेस दैट वाज शाबाश, जो चेंजेस बेटा कहां पर? फ्रांस में चेंजेस उस वक्त हो रही थी। जिस चेंज से फ्रांस, जिस चेंज से यूरोप गुजर रहा था, उसी चेंज पर अपनी प्रेडिक्शन, अपनी पेशेनगोई करते हुए, एक आइडिया देते हुए बेटा फ्रेडरिक सोरियो ने ये सीरीज ऑफ पेंटिंग्स तैयार की थी, ठीक है, जिसमें उसने विजुअलाइज किया था, जिसमें बेटा उसने क्या किया था? विजुअलाइज किया था। किस चीज को बेटा विजुअलाइज किया था? बेटा विजुअलाइज किया था ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक, यानी दुनिया डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है, और मोनार्क, चाहे बेटा वो मोनार्की थी, ठीक है, या चाहे बेटा वो किंगडम, या बेटा बड़े बड़े एम्पायर, जो एम्पायर सिस्टम था, ठीक है, वो सारा क्या होने जा रहा था? वो सारा बेटा खत्म होने जा रहा था, ठीक है। उसकी जो आइडियाज थे वो किस चीज को बेटा डिमांड कर रहे थे? डेमोक्रेसी को, ठीक है, किस चीज को बेटा? डेमोक्रेसी को। और उस पेंटिंग में उसी चीज को दिखाने की कोशिश की गई, सोशल रिपब्लिक, ठीक है, सोशल रिपब्लिक्स जो उसका ड्रीम था, टू बी नेशन, यानी वो बेटा नेशनलिज्म की तरफ, ध्यान से बेटा याद रखिएगा, वो नेशनलिज्म उसकी जो डिमांड थी वो बेटा क्या था? नेशनलिज्म, ठीक है, या डेमोक्रेसी बेटा उसकी जो प्रिडिक्शन थी वो किसके मुतालिक थी? डेमोक्रेसी। तो हमने इसका आंसर क्या लिखा? वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ठीक है। तो चलते बेटा दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, वो क्या है? व्हाट डज एब्सोल्यूटिस्ट मीन? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब
क्या होता है। ठीक है, जैसा कि बेटा आप देख सकते हो कि हमने इसका आंसर क्या लिखा है। हमने कहा है प्रीसाइजली गवर्नमेंट और सिस्टम, एक गवर्नमेंट या बेटा एक सिस्टम, सिस्टम किस चीज का, रूल का। ठीक है, क्या करेगी, जो रिस्ट्रेन करती है पावर को, हाँ पावर को एक्सरसाइज करती है, या बेटा पावर रखती है, पावर को कंट्रोल करती है, या बेटा हिस्ट्री में, ठीक है हिस्ट्री में बेटा ये टर्म क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है, मोनार्कियल गवर्नमेंट, हाँ जो क्या करती है, जो सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड और रिप्रेसिव हो, जो क्या करती है, जो कहती है कि बस मेरा कहना आखिरी कहना होगा, मेरी बात आखिरी बात होगी, मेरी जजमेंट आखिरी जजमेंट होगी, मैं जो कहूंगा वही सही है। ऐसी गवर्नमेंट को हम बेटा क्या कहते हैं, शाबाश, ऐसे लोगों को हम बेटा क्या कहते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। और ऐसी आइडियोलॉजी को बेटा हम एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जहां जहां पे ये वर्ड इज्म लगेगा तो बेटा इज्म का मतलब शाबाश आइडिया या सेट ऑफ आइडिया, बिलीफ। ठीक, चले आगे बेटा, तो ये दो पहले क्वेश्चंस थे, आगे चलेंगे बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में बेटा वो क्या है, ज़ोल्वेरियन क्या है, हर साल पूछा जाने वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हमने बेटा कहा 1834 में बनी थी, पूछा जाता है कब बनी थी, ये ज़ोल्वेरियन कब बनी थी। ठीक है, तो ज़ोल्वेरियन बेटा एक ट्रेड यूनियन थी, एक कस्टम यूनियन थी। ठीक है, 1834 में बनी थी। ठीक है, ये बेटा क्या बनी थी, याद रखिएगा, अ कस्टम यूनियन or a Zollverein was formed at the initiative of Persia, was joined by most of German states। 1834 में बनी थी बेटा, एक कस्टम यूनियन थी ज़ोल्वेरियन, जो किसके इनिशिएटिव पर बेटा बनी थी, पर्शिया के, और ज्वाइन किया था ज्यादातर जर्मन स्टेट्स ने। ठीक है, हो गया, आगे चले बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है, सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन, सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है। आप अपने क्वेश्चन पेपर्स पिछले 4 साल के बेटा देखिए, वहां से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, हर एक जगह पर बेटा ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है। 2 तरीकों से पूछा जाता है मेरा बेटा। क्या, सबसे पहले पूछा गया डिस्क्राइब द रोल ऑफ ज्यूसेप मैज़नी, मैज़नी का रोल बताइए। ठीक है, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। एज अ इटालियन रेवोल्यूशनरी, वो क्या था बेटा, इनकलाब लाने वाला था। ठीक है, या बेटा फिर हम इसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे बेटा, आप देख सकते हैं दूसरे तरीके से बेटा पूछा गया है, राइट अ ब्रीफ नोट, एक मुख्तसर तारुफ किसके बारे में बेटा, मैज़नी के बारे में। चलिए बात करते हैं बेटा इस इटालियन रेवोल्यूशनरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने कहा है रोल ऑफ ज्यूसेप मैज़नी क्या है बेटा, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी है। ये कौन था बेटा, सबसे पहले आप देखिए क्या है, फेमस इटालियन है, रेवोल्यूशनरी है, जो कब जन्मा था बेटा, 1807 को। तो बेटा यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी निकलता है, अगर पूछा जाए कि कब पैदा हुआ था बेटा, तो हम उस वक्त लिखेंगे 1807 को जिनोवा में। ठीक है, दोनों चीजें बेटा, 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। क्या था, रेवोल्यूशनरी था, रहने वाला कहां का था, इटली का रहने वाला था, 1807 में पैदा हुआ, कहां पर, जिनोवा में। तो दोनों चीजें बेटा साथ साथ हो रही है। हाँ, ही वॉज द पार्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड कार्बोनेरी। ठीक है बेटा, एक सीक्रेट सोसाइटी का क्या था, पार्ट था, याद रखिएगा। ठीक है, फिर बेटा 1831 में मैज़नी कहां पे भेजा जाता है बेटा, शाबाश, एग्जाइल फॉर अटेम्प्टिंग, क्योंकि बेटा उन्होंने क्या किया था, रेवोल्यूशन लाया था। ठीक है, कोशिश की थी, कहां पर, लिगुरिया में। चलेंगे आगे, और बेटा इसके बगैर आगे चलोगे बेटा, 2 सीक्रेट सोसाइटीज, एक तो यंग इटली और बेटा शाबाश यंग यूरोप। ठीक है, ये किसके नाम पे है बेटा, मैज़नी के नाम पे है, मेंबर ऑफ सोसाइटीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा शाबाश क्या लिखा है, वर माइंडेड इंडीड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट, मेंबर ऑफ सोसाइटीज। वो क्या था बेटा, आप देखिए हमने लिखा है मेंबर ऑफ सोसाइटीज, वो बहुत सारी सोसाइटीज का, बहुत सारी, या बेटा हम स्पेशली कहेंगे इन सोसाइटीज का जिनका हमने नाम लिया है, वो क्या था बेटा, लाइक माइंडेड यंग मैन। ठीक है, फ्रॉम पोलैंड, मेंबर ऑफ सोसाइटीज वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेटस। आपका आंसर बेटा तैयार हो रहा है। ठीक है, क्या बेटा आप देखिए क्या कहा गया, मैज़नी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। उसने क्या कहा है बेटा, नेशन
कौम, याद रखिएगा बेटा, नेशन का मतलब कौम। हाँ, कौम क्या होती है बेटा? ये कुदरती तौर, एक कुदरती इकाई होती है। नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। अगर कुदरती तौर पर आप देखोगे ना, विदाउट एनी मेल जोल, विदाउट बेटा क्या कहेंगे हम, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ये जो नेशंस होते हैं ना, ये नेचर ने बनाए होते हैं इंसानों के लिए, इंसानी फितरत का नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। इंसान के लिए बेटा एक नेचुरल, बिल्कुल साफ सुथरा एक अपना एरिया, एक अपना सिस्टम। ये किसका कहना था बेटा? मैजनी का। मैजनी की ये सोच थी, मैजनी का ये मानना था। और मैजनी क्या कहते हैं बेटा? जो मैजनी कहते हैं, बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ स्मॉल किंगडम एंड प्रिंसिपलिटीज इन इटली टू फॉर्म अ रिपब्लिक। उसकी डिमांड, उसका बिलीव क्या था? उसका बिलीव क्या था बेटा? टू बी रिपब्लिक, ठीक है, टू फॉर्म अ रिपब्लिक। वो बेटा इटली को रिपब्लिक बनाना चाहता था, जिसका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो क्या होगा? वो इलेक्टेड होगा। याद रखिएगा बेटा, रिपब्लिक, ठीक है, यानी इलेक्टेड। वो किस चीज की डिमांड कर रहा था? इलेक्टेड, शाबाश, किसकी? इलेक्टेड हेड। इलेक्टेड हेड यानी जो कंट्री का, जो स्टेट का हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। और दूसरी बात बेटा, रिपब्लिक में हेरेडिटिकल, यानी बेटा बाप के बाद बेटा, बाप बेटे के बाद उसका बेटा, ठीक है, वो सिस्टम नहीं रहता है। जैसे इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। इंडिया कैसे रिपब्लिक है? इसका जो बेटा हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है? वो हेरेडिटिकल नहीं है। ये याद रखिएगा, ही इज नॉट हेरेडिटिकल। तो याद रखिएगा बेटा, लोग चुनते हैं, हम जो लोग चुनते हैं किसको? शाबाश, प्रेसिडेंट को इंडिया में, ठीक है, इलेक्शंस के जरिए, चाहे बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से चुनते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। तो सीधी सी बात है बेटा, मैजनी भी मानता था, मैजनी बिलीव करता था कि यूनिफिकेशन, छोटे छोटे किंगडम्स को हम मिलाएंगे, ठीक है, मिलना चाहिए और एक रिपब्लिक बननी चाहिए। ये सोच थी मैजनी की, ठीक है। और बेटा देखिए उसने क्या कहा? रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, हिज विजन। अगर हम सीधे सीधे बात कहेंगे बेटा, वो किसके खिलाफ था? इस मोनार्की के खिलाफ था, ठीक है, मोनार्की सिस्टम के खिलाफ था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहता था कौन? मैजनी। सिंपल सी बात हमने बेटा कह दी। और ये क्या है बेटा? मैजनी के बारे में एक नोट है, ठीक है। उम्मीद है आपको बेटा समझ आ रहा होगा कि कैसे मैजनी के मुतालिक आपको नोट तैयार करना है, कैसे मैजनी के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन देनी है, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी जो बेटा जगह है जन्म लेने की वो डिस्कस करनी है। उसके बाद बेटा सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में लिखना है, ठीक है। और फिर लास्ट पर इस ब्रीफ नोट में बेटा आपको लिखना है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या थी और उसका मानना क्या था, ठीक है मेरा बेटा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बात की गई है बेटा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहां पर इसे ऐड किया है अपनी सीरीज में। तो बेटा आप देखिए, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के मुतालिक एक नोट लिखिए, ठीक है। क्या है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? ठीक है बेटा, बात पार्लियामेंट की हो रही है, बात बेटा खेल की मैदान की नहीं हो रही है, बात बेटा प्लेग्राउंड की नहीं हो रही है। ये बेटा सीधी सी बात है। तो ये क्या था? ये था बेटा ऑल जर्मन असेंबली। ऑल यानी जर्मन की असेंबली, ठीक है। कौन? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। जो बेटा मिडिल क्लासेस ने, मिडिल क्लास प्रोफेशनल और बेटा बिजनेसमैन ने, ठीक है, प्रॉस्पेरस आर्टिजन्स ने क्या की थी? खड़ा की थी। और बेटा वो सारे, इसमें मानो बेटा सारे अच्छे दिमाग वाले लोग थे, काबिल लोग थे, जो डेमोक्रेसी को चाहते थे, जो डेमोक्रेसी को चाहते थे, रिपब्लिक सिस्टम को चाहते थे, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म को चाहते थे। इसीलिए तो बेटा वो चुनी हुई गवर्नमेंट चाहते थे, चुनी हुई, ठीक है, चुनी हुई। वो नहीं चाहते थे बेटा कि हमारे ऊपर हमेशा वो बंदा रूल करे जो खाली हमें अपनी राय से आगा करे कि मैं कहता हूं ये करो तो यही चलेगा। वो चाहते थे एक जुडिशरी हो, वो चाहते थे बेटा पावर शेयर हो, ठीक है। वो चाहते थे कि पावर को क्या किया जाए? डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एक ही इंसान के हाथ में पावर नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए बेटा वहां पे क्या हुआ? एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना हुई, इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और बेटा डिफरेंट जर्मन रीजन से बेटा वो आए, वो एक रीजन से नहीं थे, ठीक है। वो सारे
सारे रीजन से थे, सारे एरियाज से थे। और उन्होंने क्या किया बेटा, ऑन 18 मई 1848 यानी इन मिड 19th उन्होंने बेटा एक चर्च, जो मशहूर चर्च है बेटा एसटी पॉल, वहां पर बेटा जो कहां पे है, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में बेटा क्या किया, इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट या इस ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, पूछा जाता है यहां से आपका बेटा ऑब्जेक्टिव भी कि जर्मन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली किसे कहते हैं, तो बेटा सीधी सी बात है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वहां पे ऑप्शन आएगा तो ओके कीजिएगा। और बेटा अगर कहा गया कब हुआ तो बेटा आप 18 मई 1848 को बेटा वहां पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, ठीक है। और कहां पर हुआ, अगर बेटा ये पूछा जाएगा तो हम बेटा कहेंगे कहां पर, शाबाश मेरा बेटा, चर्च ऑफ एसटी पॉल। और कहां पे हुआ था वो बेटा, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में हुआ था। और बेटा ये असेंबली उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, आपके पास गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो आप हुकूमत कैसे करोगे। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सेपरेशन ऑफ पावर, याद रखिएगा बेटा, डिवीजन, पावर शेयरिंग, ठीक है, सेपरेशन, डिवीजन ऑफ पावर, याद रखिएगा मेरा बेटा, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बेटा वही कहता है क्या करना चाहिए, क्या लीगल है क्या इलीगल है। क्योंकि बेटा उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहां के लिए किया, जर्मन नेशन के लिए। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर किस चीज को ठुकराया गया, मोनार्की को ठुकराया गया। बट क्या हुआ बेटा, मगर कैसे भी आप देखिए बेटा, एक ग्रुप तो इनके खिलाफ हो ही जाएगा। वो ग्रुप कौन था बेटा, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। यहां पर कहा गया इट फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी, मिलिट्री तो बेटा किनके कहने पे चल रही थी, मोनार्क्स और एरिस्टोक्रेसी के कहने पर, ठीक है। इट ऑल्सो एज इट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास, मगर बेटा ये जो फ्रैंकफर्ट में जो लोग थे वो डोमिनेट थे मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास वो वर्ग था जो पढ़े लिखे थे, लॉयर्स थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, बिजनेसमैन थे। एक मिडिल क्लास ही था बेटा जो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे कि हम कैसे जर्मनी को, हम कैसे बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे हम इस्टेब्लिश करेंगे एक डेमोक्रेटिक, एक रिपब्लिक सिस्टम, ठीक है। इट लॉस इट इज मास सपोर्ट बेस, इन द एंड इट वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड ऑन मई, ये फिर बेटा डिसबैंड हुआ कब, 31 मई 1849 को, ठीक है मेरा बेटा, आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 सीधे सीधे बेटा पूछा गया है, Who hosted the Treaty of Vienna? Treaty of Vienna किसने होस्ट की, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। What was the objective of Treaty of Vienna? का मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। या अगर बेटा ऐसे नहीं पूछा गया तो दूसरे तरीके से बेटा, जैसे हमने यहाँ कहा है और, तो बेटा एक और तरीका है, What was the main aim of Treaty of Vienna? ये सबसे पहले मेरा बेटा ये ट्रीटी समझते हैं ना, ट्रीटी होती क्या है, समझौता, ठीक है, समझौता। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज पर दो पॉलिटिकल ग्रुप्स होने जरूरी है या दो से ज्यादा पॉलिटिकल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, दो ग्रुप्स का होना जरूरी है। तो बेटा वो पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या करेंगे, किसी मसले पे राजी हो जाएंगे, याद रखिएगा, यानी उनमें ये पॉलिटिकल ग्रुप एक्स और वाई है, ठीक है, इनके बीच में किसी चीज पर रजामंदी हुई, किसी मसले पर रजामंदी हुई, फिर ये बेटा क्या करेंगे, वहां से बेटा एक डॉक्यूमेंट ये लिखेंगे, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। उस डॉक्यूमेंट को बेटा क्या नाम दिया जाता है, जो रजामंदी से कंडीशन, दोनों एक दूसरे की रजामंदी से जब एक डॉक्यूमेंट क्या होगा, ड्राफ्ट होगा, उसे बेटा नाम दिया जाता है ट्रीटी। ऐसे बेटा वाइना में 1850 में एक ट्रीटी लिखी गई थी, ठीक है, उस ट्रीटी को बेटा, ठीक है, उसी ट्रीटी को बेटा ट्रीटी ऑफ वाइना कहा जाता है। सबसे पहले बेटा इस ट्रीटी को किसने होस्ट किया था, यानी बेटा इसके पीछे कौन सा बंदा था, किसने इन्हें बेटा बुलाया था, ठीक है, तो वो हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो चलिए, ये था बेटा ऑस्ट्रेलियन चांसलर, ऑस्ट्रेलियन नॉट ऑस्ट्रेलियन, इट वाज ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक बेटा होस्ट करते हैं इस कांग्रेस को, कहां पर, वाइना में, ठीक है, और कब, 1815 बेटा। और जो इसका मेन जो बेटा कहा गया था, एम वाज टू रिवर्स
मोस्ट ऑफ चेंजेस। रिवर्स का मतलब बेटा कि वापस लाना। नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए थे ना, ठीक है, उनको क्या लाना, वापस करना। वो हम आगे देखेंगे क्या क्या था, ठीक है, क्योंकि ये तो भाई नेपोलियन के खिलाफ थे, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन ने इनकी नाक में दम करके रखा था। मोस्ट ऑफ चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियन ने बेटा जहां जहां तक जो जो चेंजेस लाई थी, ठीक है, जो जो रायता फैलाया था, उस रायते को बेटा क्या करना था, वापस बेटा समेटना था, ठीक है। क्या करना था, बर्बन डायनेस्टी, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपॉजिट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रेस्टोर्ड। यही ट्रीटी ऑफ वाइना का मकसद था कि बर्बन डायनेस्टी और वो सारी चेंजेस को रिवर्स गियर लगाया जाए, ठीक है, वापस लाया जाए। ये ट्रीटी ऑफ वाइना था। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है बेटा। आगे चलेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बेटा ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, इनको आप आसानी से आप कल आंसर दे सकते हो, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ये बाल्कन कंट्रीज कौन कौन है, ठीक है। सबसे पहले बेटा इनको एक नजर देखते हैं कि ये बाल्कन कौन कौन सी कंट्रीज थी, ठीक है। तो बेटा बाल्कन नेशंस कौन कौन थे। नेशंस बेटा कहा गया है, स्टेट्स नहीं कहा गया है। तो बेटा फिर से एक बार मैं कहूंगा, अकवाम, कौम की जमा, ठीक है, बहुत सारी कौमें थी, ठीक है। कौन कौन था बेटा, रोमानिया था, बल्गेरिया था, अल्बानिया था, हाँ, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, ठीक है, बोस्निया, सल्वोनिया, सर्बिया, या बेटा इसके बगैर, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं विच वर इनहेबिटेड मोस्टली बाय स्लेव्स, ठीक है। ये बेटा बाल्कन कंट्रीज थी, जिनमें स्पेशली बेटा रोमानिया थी, अल्बानिया थी, ग्रीस था, ठीक है। आगे चलेंगे। और बाल्कन नेशंस, व्हाई वर बाल्कन नेशंस इन ट्रबल, क्या मसला था, हाँ, ये बाल्कन नेशंस में क्या मसला था। व्हाई वर बाल्कन नेशंस इन ट्रबल, परेशानी में क्यों थे, क्या मसला था, ठीक है। कश्मीरी होते तो बेटा पैरास्टामोल दे देते। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। अपने वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत, हाँ, उस्मानिया सल्तनत, सल्तनत उस्मानिया, ठीक है बेटा, सल्तनत उस्मानिया, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया, जिसने बेटा पूरे यूरोप को, जिसने यूरोप तक अपना एम्पायर, अपनी हुकूमत फैलाई थी, सल्तनत उस्मानिया, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया। क्या है बेटा, ओटोमन एम्पायर। ये सारा बाल्कन शबाज बेटा किसके कब्जे में था, लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन, बाल्कन का ज्यादातर हिस्सा कंट्रोल में था उस्मानिया सल्तनत के। द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, रोमांटिक नेशनलिज्म, रोमांटिक नेशनलिज्म, ये वो वाला रोमांस नहीं है बेटा, रोमांटिक नेशनलिज्म, ठीक है। आगे डिस्कस मैं करूंगा ये रोमांटिक नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है। रोमांटिक नेशनलिज्म, मटेरियल छपने लगा, हाँ, देशभक्ति के गाने, या बेटा यूरोप उस्मानिया सल्तनत से अपना एरिया या बेटा ये बाल्कन अलग करने के लिए जो कोशिश हुई, जो लिटरेचर छपा, जो मटेरियल छपा, जो मटेरियल सामने आया, जो जो लिटरेचर बेटा सामने आया, उसे बेटा आप सिंपल भाषा में कहिए, उसे बेटा रोमांटिक नेशनलिज्म का नाम दिया गया बाल्कन्स में, ठीक है। इसने क्या किया, रोमांटिक नेशनल, द आइडिया, the spread of idea of romantic nationalism in Balkans together with the disintegration of Ottoman Empire made this region very क्योंकि मसला एक तो बेटा रोमांटिक नेशनलिज्म हुआ, दूसरी वजह से उस्मानिया सल्तनत का क्या होना बेटा, डिसइंटीग्रेट होना इस एरिया को बहुत ही खतरनाक बनाता है। यानी ये बड़ा मसला हुआ यहाँ पर। एक तो बहुत सारा एरिया कंट्रोल में था, फिर जब उस्मानिया सल्तनत डिसइंटीग्रेट हो गई, यहां से बेटा एक नई जहत, एक नया तस्वुर, एक नई सोच जन्म लेती है, वही बेटा एक बहुत बड़ी ट्रबल यहां पर होती है, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बेटा आपने देखा होगा कौन कौन सी चेंजेस, व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस। फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि फ्रांसी रेवोल्यूशन ने बहुत कुछ दिया है बेटा दुनिया को, ठीक है, राइट्स दिए, राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया, सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट दिया। तो बेटा देखिए
हमने भी उसी बात को यहां पर दोहराया है। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, गवर्निंग सिस्टम बेटा इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और क्या हुआ, यूनिफॉर्म लॉज बेटा सबके लिए, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, या बेटा हम कहेंगे इक्वल लॉ, यूनिफॉर्म एक जैसे कानून, अलग अलग नहीं। वहां पर प्रिविलेजेस थे ना, क्लर्जी थे वहां पर बेटा नोबल्स थे, किंग थे, अलग अलग लॉज थे वहां पर, एक यूनिफॉर्म लॉ तो थे नहीं, एक जैसे कानून तो थे नहीं। हाँ, तो सबसे पहले बेटा यूनिफॉर्म लॉज लाए गए, ये बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ। और सबसे बड़ी बात, ऑल सिटीजन सब शहरियों के लिए, जो इस टेरिटरी, जो फ्रांस में रहते थे उनके लिए एक जैसा कानून बनाया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड, जो भी इन पर लगने वाले गैर जरूरी टैक्सेस थे, ठीक है, आप 10 कदम चलोगे तो टैक्स, आप 20 कदम चलोगे तो टैक्स, जगह जगह पर नाके लगे थे, वो सारे अबॉलिश हुए। और एक यूनिफॉर्म सिस्टम, मसला ये भी था बेटा वहां पर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स नहीं था। आप दिल्ली जाओगे तो वही 1000 ग्राम का आपको 1 किलो मिलेगा, आप बेटा राजस्थान जाओगे तो वही 1000 ग्राम का आपको 1 किलो मिलेगा। इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है, ठीक है। तो बेटा ऐसा सिस्टम नहीं था फ्रांस में, क्योंकि वहां पे मोनार्की थी, ठीक है, मोनार्की थी। और बेटा अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में अपने अपने हिसाब से लोग बेटा छोटे छोटे वो लॉर्ड्स वहां पर क्या लेते थे बेटा, वो टैक्सेस लेते थे। तो वहां पे यूनिफॉर्म वेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो सबसे पहले बेटा क्या किया गया, यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म वेट सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ऐसे बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए गए। वेट्स एंड मेजर्स was adopted बेटा, ये अडॉप्ट किया गया, ठीक है। ये बेटा कौन किसके बाद, शाबाश, कौन से चेंजेस थे, जो बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से चेंजेस आई फ्रांस में, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्योंकि बेटा हमने कुछ 13-14 क्वेश्चन ऐड किए हैं, इनमें कुछ लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, कुछ बेटा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम और चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इसी तरीके से बेटा सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ 1 by 1 एवरी डे, ठीक है। तो अब बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बन रहा है यहाँ पर, डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप्स, ठीक है, फेस्ड बाय यूरोप इन 1830। यूरोप में, ठीक है, 1830 में क्या मुश्किलात, इकोनॉमिकली माशियत के हिसाब से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो बेटा सीधी सी बात है, हम आंसर लिखेंगे बेटा, ठीक है, सेम आंसर आप लिख सकते हो कल। इकोनॉमिक हार्डशिप जो यूरोप ने 1830s के बीच में, यानी बेटा आप देखिए 1830 से, ठीक है, 1840 तक क्या कुछ सहना पड़ा, कौन कौन से मसले पैदा हुए वो हम देखेंगे बेटा। यूरोप सबसे बड़ा जो मसला था ना यूरोप में, वो था बेटा यूरोप में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बेटा और भी बड़े मसले होंगे, क्या वहां पे बेटा शॉर्टेज ऑफ जॉब्स होंगी, वहां पे बेटा एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहां पर आप देखिए बेटा, ठीक है, देयर वी आर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी बेटा आप देखिए जितना रोजगार नहीं था उससे ज्यादा बेटा रोजगार ढूंढने वाले थे। हाँ, आप इस वक्त बेटा देखिए ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो मसला क्या होगा बेटा, रिसोर्सेज पर जोर आएगा, रिसोर्सेज पर बेटा, रिसोर्सेज फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज होंगे, ठीक है। वही मसला इनके साथ भी हुआ यहां से बेटा, ठीक है, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूरल एरिया से माइग्रेशन, ठीक है। रूरल एरिया से, गांव से बेटा लोग माइग्रेट कर रहे थे, माइग्रेट का मतलब मूव कर रहे थे कहां की तरफ मेरा बेटा, शहरों की तरफ, ठीक है। और शहर क्या बन गए बेटा, ओवर क्राउडेड, शहरों में बेटा मतलब बहुत ज्यादा आबादी आ गई, तो वहां पर बेटा ओवर क्राउडेड टू लिव, उनको बेटा कहां पे रहना पड़ा, शाबाश, स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ियों में, जहां पर बिल्कुल हालात खराब थे। चलो आगे चलेंगे बेटा, स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स, ठीक है। आगे चलेंगे बेटा, दूसरा मसला क्या था, दूसरा जो हार्डशिप था बेटा, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन। अब बेटा दूसरा मसला क्या हुआ, जो मशीन मेड गुड्स थी ना, ठीक है, मशीन से जो चीजें बन रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल वहां पर उस समय पर बेटा मशीनर्स ने अपना दबदबा आ गया था, मशीनों का दबदबा तो ऑलरेडी आ गया था,
पूरे यूरोप में। हाँ, यूरोप फेस कर रहा था मशीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। तो मशीनों से बनी हुई चीजें, ठीक है, सस्ती मिल रही थी मार्केट में। तो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, हाँ, उनको एक खतरनाक कंपटीशन का सामना करना पड़ा, ठीक है। यह भी एक बड़ा मसला था यूरोप में। ये दूसरा, क्योंकि बेटा यहां से भी काम कम हो गया। जब तक लोग समझते, जब तक अपॉर्चुनिटीज बनती, तब तक बेटा क्या हुआ, तब तक ये यूरोप को सहना पड़ना था। इन यूरोप, नंबर 3 बेटा, आगे चलेंगे बेटा, ठीक है। ये नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 बेटा। चलिए, इन यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय पावर, पीजेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि बेटा एरिस्टोक्रेट अभी भी पावर में थे, एरिस्टोक्रेट अभी भी मजे में थे, ठीक है। और उन लोगों के ऊपर सबसे बड़ा मसला, पीजेंट स्ट्रगल कर रहे थे। और बेटा फ्यूडल सिस्टम, जैसे इंडिया में जमींदारी था, तोलुकदारी था, ऐसे ही बेटा यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है। और यहाँ पर इनके ऊपर ये फ्यूडल्स बेटा क्या करते थे, हाई टैक्सेशन, ठीक है, हाई टैक्सेशन बेटा, लोगों से मतलब उनसे काम करवाते थे, और बेटा ज्यादा काम करवाते थे, या ज्यादा हम क्या कहेंगे बेटा, दूसरी सूरत में सिंपल बेटा आप कह सकते हो हाई टैक्सेशन का निजाम था। हाई टैक्सेशन की वजह से बेटा पीजेंट पिस रहा था। तो सेम बेटा ये भी एक बड़ा मसला था, ठीक है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम यूरोप को सहनी पड़ी, क्योंकि लास्ट पर ये जो पीजेंट है ना, अन्नदाता, ठीक है, ये पिसता है बेटा। आगे चलेंगे, राइज ऑफ फूड प्राइसेस, ठीक है। जब बेटा क्या हुआ, दूसरा मसला, फूड प्राइसेस की जो फूड जो है, फूड के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, क्योंकि बैड हार्वेस्ट हुआ। हमने बेटा सीधे सीधे लिखा है रिजल्ट ऑफ बैड हार्वेस्ट, क्योंकि जब पीजेंट्स को आप परेशान करोगे ना, जब आपकी एग्रीकल्चरल पॉलिसी नहीं होगी, जब आप एग्रीकल्चरलिस्ट को सताओगे, एक जमींदार को सताओगे, जमीन अन्नदाता को ही सताओगे, वो एक दिन छोड़ देगा, ठीक है। अगर आपकी एग्रेरियन पॉलिसी अच्छी नहीं होगी ना, तो याद रखिएगा आपको भूखा सोना पड़ेगा, क्योंकि आप 1000 का नोट, आप 2000 का नोट बेटा हांडी में डाल के वो नहीं खाओगे। खाना तो बेटा आपको लास्ट पर रोटी है ना। आपके पास पैसे कितने भी हो, आप सोने की ईंटें नहीं खा सकते ना। आप पीजेंट को परेशान करोगे, आप एक जमींदार को परेशान करोगे, तो नतीजा क्या होगा, नतीजा होगा बेटा शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है। फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। तो इसीलिए एग्रेरियन पॉलिसीज सोच समझ के बनाइए, ठीक है। सब्सिडीज दीजिए इन किसानों को। चलिए आगे बेटा, ठीक है। हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री, ठीक है। तो फूड प्राइसेस बढ़ गए, तो वजह बैड हार्वेस्ट, वेदर प्रॉब्लम भी थी, क्लाइमेट प्रॉब्लम भी थी। ये बेटा कुछ मसले थे कहाँ पर, ये बेटा इकोनॉमिक हार्डशिप जो यूरोप को 1830s में सामना करना पड़ा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं, ठीक है। 3 फीचर्स ऑफ पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है। ये बेटा कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पर हम बेटा ये आंसर दे सकते हैं कि आप हमें बताइए ये जो बेटा सोरियो है उसकी पेंटिंग्स के 3 फीचर्स क्या है, ठीक है। सबसे पहला बेटा आप देखिए, सबसे बड़ा मसला बेटा क्या था, मैन एंड वुमेन वॉकिंग अक्रॉस द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बेटा मर्द औरत सब कहाँ चल रहे थे बेटा, शाबाश, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो क्या कर रहे थे, होमेज ऑफर कर रहे थे। हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैज अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। और बेटा वहाँ पर एक मैसेज जा रही थी, वो थी एनलाइटमेंट की, अवेयरनेस की, इंफॉर्मेशन की, हाँ, एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। और हुकूक मिल रहे थे। और सबसे बड़ा मसला बेटा उनके हाथों में क्या था, उनके हाथों में बेटा क्या था, वो कुछ लाए थे, ठीक है, कुछ खास लाए थे। वो क्या था बेटा, शाबाश मेरा बेटा, राइट्स ऑफ मैन। जैसे आजकल बेटा इंडिया में हमें मिलता है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्या बेटा मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक। अगर ये नहीं होते ना तो बेटा आप खुद समझे, आपको इस वक्त राइट टू लाइफ है, आपको बेटा इस वक्त राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक है। क्या क्या नहीं है हमारे पास बेटा, आर्टिकल 12 से आप बेटा 35 तक देखिए, एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। तो बेटा वहां पर आप देखिए राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, हुकूक, इंसानी हुकूक, इंसानों को हुकूक मिले, इंसान
इंसान को हुकूक मिले, वो बेटा वो चार्टर जो था ना वो इसके हाथ में था। बेसिकली सोरो कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, प्रिडिक्ट कर रहा था कि हमें कुछ हुकूकों की ज़रूरत है, हम भी इंसान है, ठीक है। ऑन द अर्थ लाई द स्टर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट। और बेटा यहाँ पर आप देखिए एब्सोल्यूटिस्ट और बेटा एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के क्या हो रहे थे, शाबाश, बिखरे हुए, ठीक है, वो बिखरे हुए। रिमेन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट, वो बचे खुचे बेटा, रिमेन्स वो उनकी वो सूरतें वो बेटा, ठीक है। ये फ्रेडरिक सोरियो का के फीचर्स थे, मतलब वो क्या कर रहे थे बेटा, विजुअलाइज कर रहे थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बेटा। प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ब्रीफली प्रोसेस मैकेनिज्म बताइए इटली की यूनिफिकेशन के, ठीक है। तो सबसे पहली बात बेटा हमने इसको दो हिस्सों में बांटा है। चलिए पहला नंबर 1 पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, सियासी फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी इटली ये क्या थी बेटा, इटली वॉज ऑल्सो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड, ठीक है। जैसे बेटा जर्मनी ऐसे ही इटली भी बेटा फ्रेगमेंट थी, ठीक है, बटी हुई थी। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इटली कितने हिस्सों में बेटा, 7 स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में बेटा बटी हुई थी। और बेटा इनमें जो इसमें स्पेशली बेटा देखिए इसमें क्या कहा गया, ऑफ विच ओनली 1 सरदानिया पार्लियामेंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंस। और जो बेटा इनमें एक थी ना सरदानिया, इस पर इटालियन प्रिंस क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। दूसरा मैजनी का रोल इंपॉर्टेंट है ना यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। जोसेफ मैजनी मेड एफर्ट्स, क्योंकि बेटा इसने कोशिश की, मैजनी ने कोशिश की कि इटली को क्या बने, रिपब्लिक बनाए, ठीक है। जोसेफ मैजनी मेड एफर्ट्स टू यूनाइट इटालियन रिपब्लिक। एक शॉर्ट आंसर है बेटा इसका, ही हैड फॉर्मड सीक्रेट, क्योंकि बेटा उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिनमें यंग इटली थी, ताकि वो अपना गोल हासिल करे। गोल क्या था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। चले आगे बेटा, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा उससे पहले ये काउंट केवर का रोल देखते हैं किसमें, इस यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बेटा। वो क्या था, काउंट केवर क्या था बेटा, चीफ मिनिस्टर था, ठीक है, जिसने यूनिफाई ऑफ जो मूवमेंट थी किसकी, इटली की बेटा, यूनिफिकेशन मूवमेंट वो उठाई। और बेटा उसने क्या किया, उसने डिप्लोमेटिकली इस मसले को हल करने की कोशिश की, ठीक है। तो उसने क्या किया, विद फ्रांस एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्स। और बेटा फ्रांस के साथ मिलकर हाँ अलायंस बनाया और फिर बेटा किसको, शाबाश, ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को डिफीट किया, ठीक है। और फिर बेटा तीसरा एक और है बेटा, रोल ऑफ जोसेफ गैरिबल्डी, ठीक है, वो भी बेटा क्या होते हैं, शाबाश, वो भी बेटा फॉर्मड आर्मड वॉलंटियर्स। और बेटा 1860 में दे मार्चड इन साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू एंड सक्सीडेड इन ड्राइविंग आउट द स्पेनिश रूलर्स। और बेटा वो भी स्पेनिश रूलर्स को आउट करते हैं। और बेटा 1860 में एमुअल सेकंड ये बेटा प्रोक्लेम करते हैं यूनाइटेड इटली के किंग, याद रखिएगा बेटा, वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और यहां से बेटा ये 3 हिस्से, सबसे पहले सबसे पहले बेटा पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बेटा रोल ऑफ मैजनी, ठीक है बेटा, तीसरा रोल ऑफ काउंट, और बेटा लास्ट पर ये वाला रोल ऑफ जोसेफ गैरिबल्डी, ठीक है। ये बेटा 4 बनते हैं बेसिकली, ठीक है। यहां पर बेटा आप ये ठीक कीजिएगा, ठीक है। 4 बेसिकली 4 हिस्सों में बेटा हमने ये क्वेश्चन नंबर 12 बांटा है। आगे चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा डिस्कस करते हैं नेपोलियनिक कोड 1804। याद रखिएगा बेटा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पिछले साल भी बेटा आप चेक करेंगे ना लास्ट ईयर का पेपर, या बेटा लास्ट 3 ईयर्स के पेपर्स आप चेक करोगे, यहाँ पर बेटा इस पर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और इसका लॉन्ग आंसर भी पूछा जाता है, ठीक है। हमने बिल्कुल बेटा इसको सम अप करने की कोशिश की है कि 2 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द नेपोलियनिक कोड, ठीक है, और या बताया जाएगा व्हाट वर द एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या थे, ठीक है, किसके बेटा, नेपोलियनिक कोड के एडवांटेज क्या थे, ठीक है। 1804 बेटा, चलिए पहले बेटा डिस्कस करते हैं नेपोलियनिक कोड क्या था। तो बेटा वो भी हम देखेंगे। नेपोलियनिक कोड
क्या था, ठीक है, इस्टेब्लिश नेपोलियन कोड के बेटा एडवांटेज बताइए, नेपोलियन कोड क्या था, ठीक है, ये इसने बेटा क्या किया, इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये वो बेटा सिस्टम था, नेपोलियन कोड वो एक सिस्टम था जो नेपोलियन ने हुकूमत में आने के बाद एक सिस्टम अपना, एक प्रोसेस, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अप्लाई किया था, उसी को नेपोलियन कोड कहा जाता है, ठीक है, यानी उसके मुताबिक, नेपोलियन के मुताबिक जो सिस्टम फ्रांस का चला, ठीक है, जो उसने चेंजेस लाए, चेंजेस किसके जरिए बेटा, नेपोलियन के जरिए, चेंजेस बाय नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन के जरिए जो चेंजेस लाए गए, ठीक है, उन्हें बेटा नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। 1804 नेपोलियनिक कोड 1804 के नाम से भी बेटा ये मशहूर है। क्या एडवांटेजेस थे, सबसे पहले बेटा हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो ये इस कोड में बेटा आप देखोगे इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, सब कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, क्योंकि बेटा एट द एंड ऑल आर ह्यूमन, एबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेज्ड बेस्ड ऑन बर्थ। नेपोलियनिक कोड में बेटा ये भी था कि एबॉलिश होगा, खत्म होगा प्रिविलेज, ठीक है, जो बेटा खास प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेज यानी कोई जन्मसिद्ध अधिकार से बड़ा था कि मैं फॉर एग्जांपल सैयद का बेटा हूं तो मैं खास ही हूं, ठीक है, मैं चीफ मिनिस्टर का बेटा हूं तो मैं खास ही हूं। हाँ यार, यहाँ कर्म से बड़े होना ज़रूरी है, ठीक है, काम से, स्टेटस से, पोजीशन से, पढ़ो लिखो तो बनो बड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम किसी महाराजा के बेटे हो, तुम कुछ नहीं पढ़ोगे तो कल हमारे सर पे नाच नचाओगे, नहीं बेटा, हम नहीं मानेंगे। इसीलिए बेटा नेपोलियन ने कहा एबॉलिश कर दो, खत्म कर दो जितनी भी प्रिविलेजेस है, हाँ, बेस्ड ऑन बर्थ, जो बेटा जन्म की बुनियाद पर है, ठीक है, और सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, और बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई करो, ठीक है, इसको 3 हिस्सों में बांटो, जिसमें बेटा किया गया था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और शाबाश मेरा बेटा, कैसे इसको बेटा क्या क्या किया गया था, एग्जीक्यूटिव में बांटा गया था, ठीक है, फिर बेटा तीसरा हिस्सा किया गया था, लेजिस्लेचर बनाया गया, ठीक है, और बेटा फिर जुडिशरी इस्टेब्लिश की गई, ठीक है, कब, नेपोलियन के कहने पर ही, इसी के कोड में बेटा, इसी के कॉन्सेप्ट में, ग्रांटेड द राइट टू प्रॉपर्टी टू फ्रेंच सिटीजन्स। अब फ्रेंच के लोग बेटा क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रख सकते हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बेटा पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे ना, उसमें एक राइट क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, कमेंट में बताइए कौन कौन सा बेटा आर्टिकल आता है उस पे, ठीक है, चलिए आगे। ग्रांट द राइट टू प्रॉपर्टी टू फ्रेंच सिटीजन्स। अब फ्रेंच के लोग, फ्रांस के लोग बेटा क्या रख सकते हैं, वो राइट टू प्रॉपर्टी रख सकते हैं। एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, ये फ्यूडल सिस्टम जो किस्सा है ना, जैसे इंडिया में जमींदारी था, उसको खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूडल्स ने जान खा रखी थी पीजेंट्स की, हाँ, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम, जो इन पर लगने वाले कठिन से कठिन टैक्स थे उनको खत्म कर दिया, हाँ, एलिमिनेटेड रिस्ट्रिक्शन ऑन गिल्ड इन टाउन, ठीक है, पार्टी बनाने पे कदगन लगी हुई थी, पॉलिटिकल पार्टी बनने पे बेटा क्या लगी थी, कदगन लगी थी, और भी बहुत सारे मसले थे, उन सब से बेटा एलिमिनेट कर दी restrictions. Now people can form the groups, लोग बेटा क्लब्स बना सकते हैं, पार्टीज बना सकते हैं, ठीक है, यूनियंस बना सकते हैं। यही तो बेटा डेमोक्रेसी में भी, यही चीजें तो बेटा आगे जाकर डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करते हैं ना, रिपब्लिक वैल्यूज डेवलप करते हैं ना, सोशलिस्टिक वैल्यूज डेवलप करते हैं ना, जब आप लोगों को तंजीमें बनाने दोगे। वरना बेटा कोई अभी जमा नहीं हुआ तो पीछे से मारपीट शुरू। मेड एफर्ट्स टू इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और बेटा क्या कोशिश की नेपोलियन ने, नेपोलियन लॉ ने, नेपोलियनिक कोड में क्या कोशिश की गई, इंप्रूव किया गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी जब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़ेगा ना, तो सीधी सी बात है बेटा, डेवलपमेंट तो आएगी ही आएगी। डेवलपमेंट, या बेटा आप दूसरी भाषा में कहिए प्रोग्रेस, तो इकोनॉमी की होगी ही होगी। अब बेटा जो कंट्री को आगे ले जाएगा, और जिसने कुछ नहीं किया उसको तो मिर्ची लगेगी ही कि नेपोलियन को हटा दो। चलो आगे डिस्कस करते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक बार फिर बेटा इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या हुआ था बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्या था बेटा, जर्मनी वाज डिवाइडेड इन मेनी स्टेट्स। क्या था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मन यूनिफिकेशन क्या था, हाँ, इस पे एक नोट लिखिए, बता सकते हैं बेटा, तो हम डिस्कस ही कर लेते हैं। तो जर्मनी क्या थी बेटा, ये शाबाश बहुत सारी स्टेट्स में डिवाइडेड थी। क्या हुआ, इन 1848 जर्मन कॉन्फेडरेशन
जो बेटा प्रूशिया वो क्या करती है, ऑर्गेनाइज, ट्राइड ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू जर्मन स्टेट। वो बेटा इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है, किसमें, जर्मन स्टेट में। और प्रूशिया क्या करती है, प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप, और बेटा उसकी लीडरशिप, उसका मतलब ये अलंबरदार कौन बनता है, प्रूशिया। प्रूशिया कोशिश करती है, प्रूशिया हमेशा आगे थी, ठीक है, इन कामों में कि जर्मन को एक साथ ले जाए, जर्मन को एक करे। हाँ, इट इज चीफ मिनिस्टर बेटा कौन था, ओटो वॉन बिस्मार्क, और बेटा वो आर्किटेक्ट माना जाता है इसका, याद रखिएगा बेटा, आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन, और बेटा उसमें मदद कौन करती है, उसकी प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। याद रखिएगा बेटा, ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट होती है हर एक कंट्री की, हाँ, हर जगह पे ब्यूरोक्रेसी का इंपॉर्टेंट रोल है। अफसरशाही, याद रखिएगा बेटा, अफसरशाही। चीन ने सबसे पहले बेटा अफसरशाही का निजाम स्टार्ट किया था, ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्स का सिस्टम स्टार्ट किया था तांग डायनेस्टी ने। दिए, हाँ, 3 वॉर्स, Danish War 1864, Austro-Persian War 1866, Franco-Persian War 1871, ये बेटा लड़े गए और प्रूशियन विक्ट्री हुई, और बेटा कंप्लीट हुआ। इन 3 जंगों के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद क्या हुआ बेटा, यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है, किसका, जर्मनी का। और फॉर यूनिफिकेशन बिस्मार्क एडॉप्टेड ब्लड एंड आयरन, खून और बेटा लहू, ठीक है, खून, लहू और बेटा शाबाश लोहा, खून और लोहा पॉलिसी। एंड फाइनली, यानी जैसे बेटा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सेम बात भैया बेटा, जज्बात, हाँ, जज्बा जरूरी है बेटा, जब तक जज्बा नहीं होगा नेशनलिज्म, देशभक्ति नहीं आ सकती, ठीक है, जज्बात जरूरी है। तो देखिए बेटा, इट टुक प्लेस इन 1871, और ये सारा कब हुआ, 1871, और प्रूशियन किंग शाबाश विलियम वन बिकम द जर्मन एम्परर। तो बेटा जर्मनी का, ठीक है, कुलहोम जो बादशाह बनता है बेटा, वो कौन बनता है, विलियम वन, ठीक है। तो यहां से बेटा हमारे क्वेश्चन सीरीज बेटा कंप्लीट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के। उम्मीद है बेटा आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। होप you guys will follow us, you guys will give us your love and care इंशाल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट सीरीज में बेटा, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस में जल्दी मिलेंगे। खुदा हाफिज।